हेलो स्टूडेंट। आज के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स कि जब हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट लूप रख देते हैं, लूप मतलब जो क्लोज फिगर शेप में होता है, सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, और यहाँ पे मैंने क्या ले रखा है, रेक्टेंगुलर। तो करंट कैरिंग अगर हमने कोई भी रेक्टेंगुलर लूप किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर क्या एग्जर्ट होता है, टॉर्क एग्जर्ट होता है। इट मीन्स कि वो रोटेशन करने लग जाता है अपनी एक्सिस में। वो टॉर्क हमें यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आपको ये टॉपिक थोड़ा यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमने एक टॉपिक पढ़ा था, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह नहीं लग रहा है कि जब हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख देते हैं तो उस केस में उस पर टॉर्क कितना लगता है, जो कि हमने निकाला था टॉ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, विच मीन्स पी ई साइन थीटा करके निकाला था, जिसमें पी क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट। तो मैंने उस टाइम पे आपको बोला था कि जो आप यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे सिमिलरली वैसा ही केस आपको किस में मिलेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वाले यूनिट में मिलेगा। तो वैसे ही हमने यहाँ पे भी कुछ वही चीज़ें पढ़नी है। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है पी, तो वैसे ही यहाँ पे एक और चीज़ होती है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। जैसे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था तो वैसे ही क्या होता है, दूसरा इसमें टॉपिक सिमिलर वाला मैग्नेटिक डाइपोल। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में वो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसी की तरह ही है ये टॉपिक। तो इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो यहाँ पे करंट कैरिंग लूप है, ये जो लूप है वो यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल। थोड़ा इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम ये डेरिवेशन, अच्छी डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है क्योंकि इसके बाद जो न्यू टॉपिक आएगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के, उसमें ये जो हमारे पास डेरिवेशन है ये भी उसी से रिलेटेड डेरिवेशन। जब तक हम इस पर्टिकुलर चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से पहले ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें हम क्या बात करें, मैग्नेटिक डाइपोल की। करंट जो लूप है यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। तो मैग्नेटिक डाइपोल जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, अगर हमारे पास कोई भी दो पोल्स हैं, इक्वल एंड अपोजिट पोल्स, कौन कौन से, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट पोल्स, कौन से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, तो उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे कि अगर हमारे पास कोई बार मैग्नेट है जिसमें दोनों पोल्स तो दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। कभी भी नॉर्थ पोल या साउथ पोल एक मैग्नेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ऑलवेज इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट यहाँ पे जो पोल्स होते हैं वो किसी एक मैग्नेट में या बा मैग्नेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो इट मीन्स मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, दो पोल्स लेकिन अपोजिट पोल्स अगर वहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है फाइनाइट डिस्टेंस में। जैसे कि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2a लेते थे, हम यहाँ पे 2l ले लेते हैं। ठीक है, सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। साथ ही साथ आपने इसी चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कहीं पे कोई करंट कैरिंग लूप किस वाइज में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इट मीन्स वहाँ पे कौन सा पोल बनता है, नॉर्थ पोल। और अगर वही जो हमारे पास करंट लूप है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसमें करंट फ्लो कर रही है, तो वहाँ पे कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल। इट मीन्स अगर मैं इसे सामने से देखूँ तो नॉर्थ पोल, इसके बैक साइड में देखूँ तो करंट की डायरेक्शन उल्टी ही दिखेगी, जिसमें हमें वो साउथ पोल दिखेगा। तो इट मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास करंट कैरिंग लूप होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, तो वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल का भी क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है इसको हम किससे इंडिकेट कराते हैं, यहाँ पे m से। जैसे वहाँ पे p से कराते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को, यहाँ पे हम किससे कराते हैं, कैपिटल M से। अब बात आती है इसकी डायरेक्शन क्या है, तो इसकी भी डायरेक्शन आपको याद रखनी है कि साउथ पोल से कहाँ की तरफ होती है, नॉर्थ पोल की तरफ होती है, फ्रॉम साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। अब यहाँ पे बात आती है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, तो इसमें आपने देखा है कि कोई भी अगर हमें डायरेक्शन निकालनी होती फोर्स की, मैग्नेटिक फील्ड की या करंट की, उस केस में हम मोस्टली अपने राइट हैंड को ही यूज़ करते हैं, जिसमें मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल बताया था,
और राइट हैंड पाम रूल बताया था। तो सिमिलरली हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे क्वांटिटीज़ थोड़ी हम चेंज कर देंगे। क्वांटिटीज़ कैसे चेंज करेंगे? हम यहाँ पे जो राइट हैंड थंब रूल है इसमें जो कर्ल है हमारे फिंगर्स का, उनको हम बता देते हैं यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट को। ठीक है, तो जो कर्ल्स है फिंगर के, कर्ल्स ऑफ फिंगर, वो यहाँ पे हम बता देते हैं कर्ल ऑफ फिंगर्स करंट की डायरेक्शन को। ठीक है, और जो यहाँ पे थंब है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, थंब बताएगा यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को। जैसे कि ये हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग लूप है, इस करंट कैरिंग लूप में करंट किस डायरेक्शन में है? इधर की तरफ, तो हम अपना कर्ल इधर की तरफ कर देंगे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। थंब किस साइड आ रहा है? अपवर्ड, तो इट मीन्स इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहाँ की तरफ होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। बट अगर यहाँ पे मैं साउथ पोल की बात करूँ, ठीक है, साउथ पोल की बात करूँ जिसमें करंट की डायरेक्शन कैसी होती है? क्लॉकवाइज होती है, तो उस केस में क्या होगा? हमें अपना कर्ल उसी डायरेक्शन में करना है, क्लॉकवाइज। तो उस केस में जो थंब आएगा वो डाउनवर्ड आएगा। इट मीन्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी? डाउनवर्ड होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी करंट कैरिंग लूप का क्या निकाल सकते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। बट अब यहाँ पे एक बात आती है कि क्या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का भी एक फॉर्मूला होता है? तो उसके लिए अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कोई भी अगर हमारे पास करंट कैरिंग लूप है, जैसे कि ये, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन कैसी है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इट मीन्स इसमें जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आएगी वो कहाँ की तरफ आएगी? अंदर की तरफ आएगी। तो मैं एम लिख रही हूँ और इसके आगे लगा रही हूँ क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल से कहाँ की तरफ निकल के आ रही है? डाउनवर्ड निकल के आ रही, सॉरी इनवर्ड निकल के आ रही है। ठीक है, अब मैं अगर इसके फॉर्मूले को बोलूँ तो आपको पता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किससे निकल रहा है? करंट से। तो इट मीन्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है? करंट पे डिपेंड करता है कि m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर मैं इस करंट कैरिंग लूप का एरिया बढ़ा दूँ, ठीक है, इसको थोड़ा बढ़ाऊँ कैसे? कि इस वायर की लेंथ को और इंक्रीज़ करके फिर इसके सरकमफेरेंस को इंक्रीज़ करके मैं यहाँ पे क्या कर दूँ? इसके एरिया को बढ़ा दूँ। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा किसका मैग्नीट्यूड निकल के आएगा? इसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एरिया निकल के आएगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा उतना ही ज़्यादा बड़ा क्या बन रहा है? नॉर्थ पोल बन रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा इसका एरिया बढ़ता रहेगा उतना ही बड़ा यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा। जितना बड़ा नॉर्थ पोल उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ मीन्स यहाँ पे हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा उसकी भी स्ट्रेंथ क्या होगी? उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। तो इट मीन्स कि इसके एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है कौन? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो अगर हम इसको इन दोनों को यहाँ पे कंबाइन कर दे तो m इज इक्वल्स टू यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा k, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट I इंटू a। अगर यहाँ पे हम k की वैल्यू 1 रख दें तो m का फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है m इज इक्वल्स टू I a। तो अगर कोई भी करंट कैरिंग लूप है उसके लिए मुझे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकालनी, तो क्या निकल के आएगी? करंट इनटू एरिया ऑफ दैट लूप। ठीक है, अब बात आती है डायरेक्शन, क्योंकि देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो होगी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? ए के ऊपर वेक्टर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने गॉस लॉ में पढ़ा था कि एरिया को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, जिसको हम एरिया वेक्टर कहते हैं। याद होगा आपको, ए मतलब यहाँ पे क्या है? ये एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर आपको पता है, एरिया वेक्टर क्या पता है कि किस डायरेक्शन में होता है? अगर हम किसी भी एरिया के प्लेन की बात करें, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी वेक्टर होता है वो होता है एरिया वेक्टर। तो जैसे हमारे पास ये करंट कैरिंग लूप है, इसका प्लेन क्या है? ये है। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ होगा? इस तरीके से। ठीक है, एरो ये है और टेल ये है, तो इट मीन्स एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ड्रॉ होगा। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है उसी डायरेक्शन में कौन होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और आपको बता दें कि एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो भी इसी तरीके से ही निकाली जाएगी। किससे? राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। तो जैसे यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो इसका एरिया वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं बल्कि कहाँ की तरफ आएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का भी क्या होता है? एक रिलेशन होता है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में नेगेटिव। इट मीन्स कि एरिया वेक्टर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी कहाँ की तरफ आएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। लेकिन कॉमन चीज़ क्या होगी? परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। ठीक है, प्लेन ऑफ दैट कॉइल। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट
ख़त्म। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टॉर्क ऑन अ करंट लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे किसकी तरह है, ये सेम टू सेम उसी पर्टिकुलर डेरिवेशन की तरह है। मैं वहीं पे यहाँ पे भी वही टॉर्क निकालना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक करंट कैरिंग लूप ले रखा है। कैसा है ये, रेक्टेंगुलर शेप में, जिसमें करंट कैसे फ्लो कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल से इसका जो मैग्नेटिक तरफ होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर भी कहाँ की तरफ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और कैसे होगा, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ पेपर। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या ड्रॉ कर रही हूँ, इसका नॉर्मल ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल होगा उसी के अलॉन्ग उसका एरिया वेक्टर निकल के आएगा। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या करा, ये जो हमारे पास AD है, ये एक्चुअली हमने जो कॉइल है ये ऐसे नहीं रखी हुई है सीधी, बल्कि थोड़ा टिल्ट फॉर्म में रखी हुई है। जैसे आप मेरा हाथ देख सकते हैं, 3D फॉर्म में हमें इसे इमेजिन करना है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्या है, ये कॉपी है, तो ये जो कॉपी है वो सीधे इस तरीके से नहीं प्लेस कर रखा है ये कॉइल, ये बल्कि ऐसे टिल्ट फॉर्म में प्लेस कर रखा है। तो अगर मैं इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करूँ तो कैसे ड्रॉ होगा, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे, ये भी क्योंकि जब जैसे जैसे टिल्ट होगा वैसे वैसे इसका एरिया वेक्टर भी क्या होता रहेगा, टिल्ट होता रहेगा। तो याद रखना, जिस हिसाब से ये कॉइल टिल्ट होगी इसका एरिया वेक्टर भी क्या होता रहेगा, उस हिसाब से टिल्ट होता रहेगा। ठीक है, तो नॉर्मल अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे इसका, या एरिया वेक्टर भी बोल सकते हैं, तो कैसे ड्रॉ होगा, इस तरीके से। इसे मान लेते हैं N, और ऐसे ही BC के अलॉन्ग हम ड्रॉ करते हैं, BC का नॉर्मल ये M। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की, क्योंकि टॉर्क तो तभी लगेगा ना जब इस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट होगा। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे हमने रखा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ की तरफ है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो यहाँ पे बहुत सारी लाइन बनाने के बजाय मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, स्ट्रेट फॉर्म में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मैग्नेटिक फील्ड बना दे रही हूँ। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन के साथ, ऐसे इस वाले हर एक आर्म के लिए, क्योंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की 4 आर्म्स है, 4 आर्म्स के लिए हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, तो देख लीजिए यहाँ पे जो भी आप मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स बनाएंगे वो ऑलवेज पैरेलल होने चाहिए, यूनिफॉर्म तभी कहलाए जाएंगे। ठीक है, ऐसी ये भी मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे भी बना देते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, और आपको दिख रहा है यहाँ पे I और B के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे I और B के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। कौन सी आर्म में, AD और BC वाली आर्म में, सॉरी DA एंड BC वाली आर्म में। हमें इन आर्म्स का भी नाम ऐसे ही बोलना है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। अब ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में आपको दिख रहा होगा ये लेंथ है, लेंथ आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ AB इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू L, लेंथ L ले रखी। ठीक है, ऐसी BC और DA आर्म, BC और DA आर्म के लिए जो उसकी लेंथ है वो मैंने क्या ले लिया, स्मॉल b। ठीक है, अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल। जो ये मैग्नेटिक फील्ड है और जो ये प्लेन ऑफ कॉइल का नॉर्मल है, उसके बीच में हम एंगल लेट कर रहे हैं थीटा। ऐसी इसमें भी ये मैग्नेटिक फील्ड है, जो डार्क लाइन है मैग्नेटिक फील्ड है। I को मैं इधर लिख दे रही हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, B और ये क्या है, इस पर्टिकुलर का नॉर्मल, तो ये इनके बीच में भी एंगल कितना है, यहाँ पे थीटा है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे फोर्सेस। देखो करंट और मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल चुके हैं, अब यहाँ पे मैं फोर्सेस की डायरेक्शन निकालती हूँ। कौन से रूल को लगा के, राइट हैंड पाम रूल लगा के फोर्स की डायरेक्शन निकालनी। तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड पाम रूल यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं DA आर्म के लिए देखती हूँ। ठीक है, DA, पहले हम ये डायग्राम कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद ये डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे। DA, तो DA में आपको दिख रहा होगा कि करंट की डायरेक्शन ये थंब अपनी उसी की डायरेक्शन में कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ। तो हमें ये थंब और साथ ही साथ ये जो हमारे पास फिंगर्स है उसको इस तरीके से हमें रखना है कि ताकि ये इसी डायरेक्शन में आ जाए। तो करंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो देखिए फोर्स की डायरेक्शन कहाँ की तरफ आ रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। पाम दिख रहा है ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इट मीन्स इसमें जो F1 है, F1 की जगह मैं यहाँ पे से FDA भी कर सकती हूँ, मर्जी है आपकी। ठीक है, तो FDA ज़्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, FDA कहाँ की तरफ आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैंने FDA ऊपर की तरफ बना दिया। ऐसे इस वाले के लिए, BC आर्म के लिए
करंट भी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, दोनों के बीच में कुछ थीटा एंगल बन रहा है। तो देखो करंट लेकिन ऊपर की तरफ है, दिख रहा होगा, करंट ये है और मैग्नेटिक फील्ड ये है, दिख रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड ये। तो यहाँ पे पाम कहाँ की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इट मीन्स कि यहाँ पे अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन बनाऊँ तो फोर्स की डायरेक्शन फॉर बी सी वो कहाँ की तरफ निकल के आ रही है, डाउनवर्ड। नेक्स्ट थिंग, इसमें तो प्रॉपर 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर दूँ, करंट ऐसे कर दूँ, तो फोर्स पाम कहाँ की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एफ सी डी अगर हम देखें तो वो आ रहा है इनवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं इसको ऐसे बना दे रही हूँ, एफ सी डी। इनवर्ड डायरेक्शन के लिए हम कैसे दिखाते हैं, क्रॉस में, ठीक है। इसमें फोर्स कैसा लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हमारी फिंगर्स रहेंगी। करंट की डायरेक्शन में हमें क्या रखना है, थंब रखना है। तो पाम कहाँ की तरफ आ रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे, और इसे हम ऐसे भी रख सकते थे वैसे तो, करंट ये मैग्नेटिक फील्ड है तो पाम ऊपर ही आएगा, कैसे भी स्ट्रेच करके कर सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्शन है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फिंगर्स वगैरह रखनी है, ठीक है, थंब रखना है। तो एफ ए बी जो होगा यहाँ पे वो कहाँ की तरफ आ रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम F1, अब आपको दिख रहा होगा कि हर एक आर्म में जो करंट है वो फ्लो कर रही है, और हमने फोर्स ऑन अ करंट निकाला था BIL साइन थीटा, याद होगा, जिसमें B मैग्नेटिक फील्ड है, I जो करंट फ्लो कर रहा है, L जो उस पर्टिकुलर आर्म की लेंथ होगी वो, और थीटा कौन सा एंगल होगा, जो यहाँ पे करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बन रहा है वो थीटा लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाना है हमें, तो लगाते हैं फॉर्मूला। मैग्नेटिक फील्ड तो हमें पता ही है B है, करंट भी क्या है, I है। हम सबसे पहले DA आर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, DA आर्म। DA में जो इसकी लेंथ है, लेंथ की जगह क्या आएगा यहाँ पे, DA कितना है, D, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, B साइन। अब थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, मैग्नेटिक फील्ड और इसकी करंट, मतलब यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये I करंट है और यहाँ पे DA आर्म पे फ्लो कर रही है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, ये तो पूरा नॉर्मल ही है ना 90 डिग्री, ये तो पूरा 90 डिग्री N तक, जहाँ पे N है, ठीक है। करंट से लेकर ये नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और नॉर्मल से लेकर ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, थीटा। तो टोटल देखिए 90 प्लस थीटा, तो साइन I और B के बीच में जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 90 प्लस थीटा, ठीक है। 10th क्लास में अच्छे से पढ़ रखा है, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, ये तो रट लिया होगा अच्छे से। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, ठीक है। और ये डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, अपवर्ड्स, अभी हमने निकाली, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसी इसकी अपोजिट वाली आर्म में देखो, फोर्स ऑन BC आर्म, अगर हम देखें F, इसे DA लिख देते हैं, ठीक है, DA, और ये BC। मैग्नेटिक फील्ड B है, करंट I है, लेंथ कितनी है BC की, B ही है, स्मॉल b। साइन दोनों के बीच का एंगल, B और I के बीच का एंगल, ये छोटू सा एंगल, ये छोटा दिख रहा है आपको एंगल, ये वाला, ये कैसे निकलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर, ये करंट से लेकर M तक, ये पूरा नॉर्मल है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये पूरा, ठीक है, दिख रहा होगा सबको, जो मैंने मार्क किया ये पूरा 90 डिग्री है। और ये M और B के बीच में जो नॉर्मल और B के बीच में जो एंगल है वो थीटा, तो ये छोटा सा बचा हुआ कितना होगा, 90, और ये है थीटा, तो छोटा सा बचा हुआ जो रिमेनिंग है वो कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा। मतलब यहाँ पे B और I के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 माइनस थीटा। आप इस वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके और थोड़ा पॉज करके भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा आपने पढ़ रखा है। FBC अगर हम निकालें, BIB कॉस थीटा, और इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड्स, फ्रॉम डायग्राम से दिख रहा है, दिस इज इक्वेशन 2। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 में देखें, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम निकल के आ रहे हैं, पर डायरेक्शन अपोजिट है, एक अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है। दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, FDA कैंसल्स FBC। तो इट मीन्स ये फोर्स तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो अब बचे कौन से फोर्स, FCD एंड FAB।
आप समझ लीजिए कॉइल है जिसमें इस पे अपवर्ड डायरेक्शन पे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो तो ज़ीरो है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन इस फोर्स यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है डाउनवर्ड मतलब इनवर्ड, और यहाँ पे इस आर्म पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है कहाँ की तरफ, आउटवर्ड, जिसकी वजह से ये कॉइल कैसे करेगी रोटेट, इस तरीके से रोटेट करेगी। और इट मीन्स कि इस पर क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। और किन फोर्सेस की वजह से लग रहा है, ये जो इनवर्ड और आउटवर्ड जो फोर्स है इनकी वजह से। ये जो इक्वल फोर्स तो है लेकिन ये इसे एक ही डायरेक्शन में रोटेट करा रहा है। तो ये फोर्स हम निकाल लेते हैं। दोनों में दिख रहा होगा आपको कि बी और आई के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ फोर्स ऑन सी डी इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन ए बी आर। दोनों के दोनों इक्वल होंगे और कितने होंगे निकाल लेते हैं। मैं डायरेक्ट इसे F ही लिख रही हूँ। तो F इज इक्वल्स टू एफ सी डी और एफ ए बी इज इक्वल्स टू B मैग्नेटिक फील्ड, I करंट, और अगर मैं दोनों की लेंथ देखूँ तो एक L है। साइन थीटा कितना डिग्री का है B और I के बीच में, 90 डिग्री। BIL फॉर्मूला आ गया, ठीक है, जिसको मैं टोटल F ही बोल दे रही हूँ। तो इट मीन्स इन्हीं दो फोर्सेस की वजह से, जो इनवर्ड और आउटवर्ड फोर्स है इन्हीं की वजह से यहाँ पे ये जो हमारे पास कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल, वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। इस पर क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। अब वही टॉर्क हमें निकालना है, और टॉर्क निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, उससे पहले उसके फॉर्मूले में एक आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है। तो फोर्स हमने निकाल दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे। तो देखिए ज़रा इसे, आप ज़रा इस फिगर को 3D फॉर्म में इस कॉपी को मान के चल लीजिए। ये है हमारे पास करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, जिसमें ये A है तो ये A, दिस इज़ D, A B C D, A B C D। इसको कैसे इमेजिन करना है, मैं समझ लो जैसे वो पेंसिल नहीं होती शक्ल लगा बूम बूम, देखी होगी कि अगर हमने कुछ भी उससे ड्रॉ किया, टीवी में क्या दिखाया, ड्रॉ किया तो वो क्या हो जाती थी, बिल्कुल वो चीज़ें बिल्कुल सामने आ जाती थी, ठीक है। तो वैसे ही इसी तरीके से मान के चल लीजिए मैंने यहाँ पे करंट कैरिंग कॉइल ड्रॉ करी और वो ये है, ठीक है। अब मैं इस कॉइल को उठा के, अब ये याद रखना A B C D, ठीक है, ऊपर क्या है A D दिख रहा होगा, ठीक है। मैं इसको उठा के ऐसे रख दे रही हूँ, रोटेट फॉर्म में थी ना, ऐसे रख दे रही हूँ, दिख भी रहा होगा आपको थोड़ा। मैं इसको उठा के ऐसे रख दे रही हूँ, तो ये है A, दिस इज़ D। तो मैं इसे ऐसे ही बनाऊँगी, ठीक है। कैसे बनाना है देख लीजिए। अगर मैं उसे ऊपर से देखूँ तो मुझे सिर्फ उसका कौन सा वाला पार्ट दिखेगा, A D वाला पार्ट दिखेगा, ठीक है, A D वाला पार्ट। और साथ ही साथ आपको दिख रहा है कि इसके इस वाले आर्म में इधर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे मार्कर पकड़ लूँ, ये एक ब्लू मार्कर है इस साइड और एक ब्लैक मार्कर इस साइड, ठीक है, तो ये दो फोर्सेस दिखेंगे मुझे, ठीक है। ये एक ब्लू मार्कर, एक ब्लैक मार्कर। ये कौन सा है, FCD, और ये कौन सा है यहाँ पे, FAB। तो अगर मैं ऊपर से इसे इसके क्रॉस सेक्शन फॉर्म में देखूँ तो ये लाइन दिख रही है और ये दो फोर्सेस मुझे दिखेंगे इस डायरेक्शन में, जैसे ये है, ठीक है, ऐसे दिखेंगे। तो इसे ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ मैं। ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा, FCD, जो उसे इनवर्ड लेके जा रहा है, और ये हो जाएगा FAB, जो उसे आउटवर्ड लेके आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने इसमें डॉट लगा दिया और अभी मैंने FAB और FCD को एक ही मान लिया है F, तो मैं सिर्फ इसे F लिख रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये क्रॉस है और ये डॉट है, और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाल दी BIL, अभी निकाल दी अभी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग क्या है, हमें यहाँ पे टॉर्क निकालने के लिए इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे एक नॉर्मल भी था, दिख रहा होगा, AD के इस साइड एक नॉर्मल भी ड्रॉ रखा है, ठीक है, तो मैं नॉर्मल भी ड्रॉ कर देती हूँ N, ओके, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, दिख रहा होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड ये है, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, थीटा। और करंट आपको दिख ही रहा होगा कि उसमें करंट I फ्लो कर रहा है, बनाओ ना बनाओ एक ही बात है, ठीक है। तो मैं अब इसे हटा दे रही हूँ जो एक्स्ट्रा चीज़ थी, क्योंकि पहले वाले डायग्राम का यूज़ अप हो चुका है, अब हमें इस वाले डायग्राम से लेना देना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आइदर फोर्स, 11th क्लास में अच्छे से पढ़ रखा है और यूनिट फर्स्ट में भी बताया था आपको, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस,
जो दो फोर्स लग रहे हैं ना, एक इनवर्ड आउटवर्ड, तो उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करा, देखो ये एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो मैं इस वाले वेक्टर को स्ट्रेट पीछे की तरफ बढ़ा दे रही हूँ। तो एक फोर्स का वेक्टर ये हो गया, दूसरा फोर्स का वेक्टर ये है। दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूँ, ठीक है, और इसे मान के चलूँ के, तो के डी हम देख सकते हैं ना यहाँ पे दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। साथ ही साथ ये थीटा है, तो ये भी थीटा है। बाय मैथमेटिकल अगर आप निकालेंगे तो जब ये थीटा है तो ये भी आपके पास थीटा ही निकल के आएगा, ठीक है। तो ये थीटा हो गया। नेक्स्ट, टॉ इज इक्वल्स टू आइदर फोर्स, आइदर फोर्स दोनों में से कोई सा भी एक फोर्स ले लो, तो क्या है, एक ही है, बी आई एल, मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, के डी। इक्वेशन कोई सी भी ले लो, मैं यहाँ पे फर्स्ट ले रही हूँ उसे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इन राइट ट्रायंगल देखना है, एक ही है जो हमारे पास राइट ट्रायंगल डी के ए, जिसमें हमें दे रखा है ए डी आपको पता है क्या दे रखा है, बी, ठीक है, मतलब हाइपोटेनस, और हमें निकालना है के डी। तो थीटा ये है सामने, और थीटा के सामने वाला क्या था, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस दे रखा, तो क्या लगेगा, साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कितना है, बी। के डी कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से, बी ऊपर चला जाएगा साइन थीटा के साथ, बी साइन थीटा। तो ये वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, इसे मिटा देते हैं अब, ठीक है। इसका काम अब हो चुका है, इसे मिटा देते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, सो टॉ इज इक्वल्स टू बी आई एल, के डी की जगह बी साइन थीटा। ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लूप भी बोल सकते हैं। तो ए लिख देती हूँ साइन थीटा, बिकॉज ए इज इक्वल्स टू एल इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है। और हमें पता है, अभी हमने पढ़ा था एम इज इक्वल्स टू आई ए होता है, तो टॉ इज इक्वल्स टू, मैं एक तो फॉर्मूला आप ये याद रखोगे, ठीक है। इसके अलावा आपको ये पता है कि बी एज इट इज़, और यहाँ पे आई ए की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एम बी लिख सकती हूँ साइन थीटा, ठीक है। जो थीटा है वो कौन सा प्रोडक्ट देता है, वो देता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट में याद रखना है, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट में लिख रही हूँ। एक तो आई ए, क्योंकि अभी इससे पहले आपने फोर्स का फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, आई एल क्रॉस बी, जो हम फोर्स की बात कर रहे थे तो उसमें आई एल करंट एलिमेंट आ रहा था। अब यहाँ पे क्या है, एरिया करंट एलिमेंट, एरिया फॉर्म में आ रहा है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, पहले आई ए, एल की जगह ए आ गया यहाँ पे, ठीक है, फैक्टर, फिर क्रॉस बी, मतलब पहले आई ए लगाओगे देन उसके बाद बी। कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, ठीक है, उल्टा होगा तो नेगेटिव साइन लगता है फिर। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एम क्रॉस बी। अब आपको याद करवाना है, टॉर्क एक्सर्टेड ऑन करंट कैरिंग नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकल के आता है, टॉ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे पी की जगह क्या आ गया, एम, इसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट था, इसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट, वहाँ पे ई था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो टॉ इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला याद रखना, उसका जस्ट रिवर्स ये याद कर लेना है, टॉ इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी, या फिर एम बी साइन थीटा, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें केसेस बनते हैं ना, कि कौन से केस में यहाँ पे जो पर्टिकुलर करंट कैरिंग कॉइल है उस पर ज़ीरो फोर्स लगेगा। तो ज़ीरो फोर्स कब लगेगा इसमें, जब थीटा कितना डिग्री का एंगल होगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब जब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब कैसे, ये कॉइल समझ लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है, इसे मैं मिटा देती हूँ, ठीक है, मिटा देते हैं इसे। और करंट मान के चल लो इसमें कैसे फ्लो करिए, एंटी क्लॉकवाइज जैसे बोली थी हमने, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं ऊपर की तरफ है, तो मैं यहाँ पे डॉट्स बना दे रही हूँ, ऊपर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कॉइल को मैं कैसे रखूँ कि थीटा 0 डिग्री बने एम और बी के बीच में, एंटी क्लॉकवाइज है ना, ऐसे रख देंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कहाँ की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ, थंब के हिसाब से। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या, ऊपर की तरफ, तो इट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर हम इसे उल्टा भी रख दें
मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो तो तभी भी यहाँ पे इस पर टॉर्क ज़ीरो लगेगा। क्यों? क्योंकि थीटा तब वहाँ पे 180 आएगा एंड साइन 180 की भी वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो ही होती है। मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा? जब थीटा कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री कब होगा? तो इसको टिल्ट करके ऐसे कर दो, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ और ये ऐसे। तो इट मीन्स कि जब हम इसे ऐसे रख देते हैं, परपेंडिकुलर रख देते हैं ना, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसका एरिया वेक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर बन रहा है तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे इस पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा।